हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं जो भी पेंडिंग न्यूज़पेपर एनालिसिस रह गया था। तो इसका जो पीडीएफ है वो तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है टेलीग्राम चैनल में। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप इसको रेगुलर पढ़ लीजिएगा। रेगुलर पढ़िएगा, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी थीम है बार बार कवर करते रहते हैं, और उनमें जो भी डेटा है, जो भी आपके कंसेप्ट है, फैक्ट है, वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इसीलिए आपको बस रेगुलर पढ़ना है। अगर कोई चाहे तो कुछ चीज़ें जॉट डाउन भी कर सकते हैं, और नहीं भी करे तो मुझे नहीं लगता है कोई ख़ास आपको उसमें परेशानी आएगी, क्योंकि हम हर आपके वीक में, जैसे आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, या फिर वुमेन रिलेटेड टॉपिक, या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक, या फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टॉपिक, या फिर डीरेगुलेशन रिलेटेड टॉपिक। डिफरेंट जो टॉपिक है, डिफरेंट जो मुद्दे हैं, थीम है, उनको लगातार बार बार कवर करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको चीज़ें इंटरनलाइज हो जाती है, और आप अच्छा एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आपका एक अच्छा पर्सपेक्टिव डेवलप हो, आपको चीज़ें हॉलिस्टिकली समझ में आए, आपको कंसेप्ट के साथ फैक्ट भी याद रहे। इसीलिए हम बार बार क्या करते हैं, कोई टॉपिक, जैसे अभी आप देख सकते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि 7 को टॉपिक आया, फिर 8 को आया, फिर 9 को आया, फिर 10 11 तक भी आते रहेगा। तो इससे क्या है, आपको ये सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर इन फ्यूचर में आपका अप्रैल महीने में कुछ अगर वुमेन रिलेटेड टॉपिक आता है, तो उसमें फिर से हम क्या करेंगे, चीज़ों को आपका फिर से दर्शाएंगे। उसका फैक्ट हो गया, उसका कॉन्सेप्ट हो गया, जो चीज़ें क्या होंगी, मिली जुली चीज़ें ही होंगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इन पीडीएफ को बार बार रिवाइज नहीं करना है। बस हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि डेली का डेली पढ़ते जाना है, चीज़ें इंटरनलाइज हो जाएंगी। ओके, तो इसी के साथ एक अनाउंसमेंट है, एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन चल रहा है। तो आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूं आप फाउंडेशनल कोर्स में ही एनरोल करें, जिसमें हम लगभग 12 महीने में सभी चीज़ों को कवर करेंगे। और इसमें आपका मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, फिर 1-to-1 मेंटरशिप भी दिया जाएगा। तो हर एस्पिरेंट का जितना भी डाउट है आप मेंटर से पूछ सकेंगे। उसी के साथ आपका जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो कॉम्प्रिहेंसिवली हम खुद प्रिपेयर करके आपको खुद देंगे। और इसी के साथ जो भी क्लासेस होंगे वो एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा कराया जाएगा। और जो हमारा कोर्स है वो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एक्सेस कर सकते हैं। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके लिए इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बाकी एडमिशन डिटेल्स के लिए और आपका कोई डाउट है वो जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में, और उसका नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो ये वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है। जैसे कि मैं हमेशा कहते आया हूँ, वुमेन एक बहुत बड़ा थीम है आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, क्योंकि देश को अगर डेवलप करना है तो जो आधी आबादी है, आधा जो पॉपुलेशन है वो वुमेन का है, उनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और उनका डेवलपमेंट कैसे इंश्योर होगा, सोशली उनको डेवलप करना होगा, पॉलिटिकली उनको एम्पावर करना होगा। फिर आपका डेवलप नहीं, एम्पावर करना होगा, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एम्पावर करना होगा। और उसके लिए उनका एजुकेशनल एम्पावरमेंट इंश्योर करना होगा, फिर हेल्थ का एम्पावरमेंट इंश्योर करना होगा, स्किल डेवलप करना होगा। एजुकेशन में आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर करवाना होगा। तभी क्या है, वुमेन का डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकता है, और देश में वुमेन लेड डेवलपमेंट को पाया जा सकता है। तो इसीलिए क्या है, वुमेन के जो भी मुद्दे हैं, वुमेन रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो आपके ऐसे में पूछे जा सकते हैं, फिर जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, फिर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से वुमेन का पोजीशन पूछ लिया जा सकता है। जीएस पेपर 2 में आपका गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिया है सोशली एम्पावर करने के लिए, पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए। जैसे पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, फिर आपका जो हाल ही में एक्ट पास किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ये सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें स्पेशली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में कहा गया है कि जो वर्क फोर्स है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना होगा। और जो हमारा आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकालता है, तो उसमें आपका ये जो डेटा है ये थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि आपके जस्ट 35.6% ही वुमेन पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में।
तो अभी हमें अगर विकसित भारत बनना है, कल अगर विकसित भारत के गोल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आपका वुमेन का पार्टिसिपेशन इंश्योर कराना भी ज़रूरी रहेगा विकसित भारत बनने के लिए। तो उसमें ये डेटा आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि 35.6% है। तो विकसित भारत बनने के लिए आपका वुमेन का जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, जो पार्टिसिपेशन है, उसको लगभग क्लोज टू 90% हमें ले जाना होगा, तभी हम विकसित भारत बन सकते हैं। तो अभी वुमेन के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम या फिर क्या दिक्कत है? सोशो कल्चरल बैरियर है, फिर आपके चेंज जो ट्रेडिशनल परसेप्शन है वो एक बैरियर है। तो इन चीज़ों को दूर करना ज़रूरी रहेगा। तो इसमें एक एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं कि जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुर्मू जी है, उनका जर्नी आप देख सकते हैं कि कैसे एक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती थी, वहाँ से उड़ीसा से वो राष्ट्रपति भवन तक पहुँची। तो इससे क्या है, ये एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं एग्ज़ाम में कि वुमेन ऐसा नहीं है कि एक्सेल नहीं कर रही, एक्सेल कर रही है, लेकिन जो डिज़ायर्ड परसेंटेज है उस परसेंटेज में एक्सेल नहीं कर रही है। तो देश को आगे बढ़ने के लिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ, 48% पॉपुलेशन को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो उन 48% जो हमारी वुमेन फोक है उनको भी आगे बढ़ाना होगा हर फील्ड में। ओके, तो इसमें फिर से अलग एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे मंगलयान मिशन था, हमारा चंद्रयान मिशन था। ओवरऑल जो इसरो का इसरो है उसमें जो वुमेन साइंटिस्ट है बहुत सारी है, और ये क्या दर्शाता है कि स्टेम में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वुमेन अचीवमेंट हासिल कर रही है, लेकिन डिज़ायर्ड जितना है वो उतना नहीं है, तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिस्कस द चैलेंजेस फेस बाय वुमेन इन बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अभी वुमेन क्या है, दो तरह की काम करती है, एक पेड वर्क और एक अनपेड वर्क, जो केयर वर्क होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, उनके प्रोफेशनल करियर में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे वो उनको ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है, उनके करियर में जो प्रोग्रेशन आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो आपको इसमें कहा गया है कि सजेस्ट वेज टू प्रमोट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। तो इस आप देख सकते हैं पास्ट के क्वेश्चन, और ये जो टॉपिक है रिलेटेड है, तो इन फ्यूचर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कैसे इंश्योर किया जा सकता है, पॉलिसी इनिशिएटिव लेना होगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, नीड फॉर वर्कफोर्स इंक्लूजन, गवर्नमेंट स्कीम जैसे ली गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें वुमेन एजुकेशन में ध्यान दिया गया है, गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने में ध्यान दिया गया है। फिर आपका महिला शक्ति केंद्र, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। फिर आपका वर्क प्लेस पॉलिसीज़ में मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, जिसमें आपका जो मैटरनिटी लीव मिलता था वो 12 वीक्स से बढ़ा के 26 वीक कर दिया गया है, और ये पेड लीव है, अनपेड लीव नहीं है। तो इससे क्या है, वुमेन का जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो इंश्योर किया जा सक रहा है। उसी के साथ पोश एक्ट है, सेक्सुअल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। तो ये क्या कहता है कि वर्क प्लेस में वुमेन को सेफ्टी देना ज़रूरी है, तभी वुमेन क्या है, मोटिवेटेड रहेगी काम करने के लिए। अगर सेफ्टी कंसर्न रहेगा तो कैसे काम कर पाएंगी। तो कल हमने देखा था कि पब्लिक प्लेस में वुमेन का सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक्ट आपका प्रोटेक्शन देता है वुमेन को एट वर्क प्लेस। तो आपको क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए क्या है, सभी चीज़ों को इसमें समराइज किया गया है। बाकी ये रिकमेंडेशन आप देख लीजिएगा कि स्किल डेवलपमेंट करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाना है, लीडरशिप रोल में प्रमोट करना है वुमेन का लीडरशिप। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी रहेगा। फिर वर्क प्लेस का फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करना ज़रूरी है। अफोर्डेबल चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि जो मदर है वो आपके जब वर्क प्लेस में रहेंगी तो चाइल्ड का उनको फ़िक्र नहीं रहना चाहिए, वो बेफिक्र होकर काम कर सकेंगी अगर अफोर्डेबल चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ रहेगा तो ये ज़रूरी रहेगा। ओके, फिर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में भी वुमेन का पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वुमेन अगर डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेंगी तो वुमेन लेड डेवलपमेंट इंश्योर नहीं हो पाएगा, वुमेन के फेवर में पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी।
तो वुमेन के फेवर में पॉलिसीज़ बनने के लिए वुमेन की प्रॉब्लम को समझ सकती है, तो इसीलिए क्या है, वुमेन को भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आप 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, फिर आप कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें बाकी सभी चीज़ें पॉइंट वाइज मेंशन की गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी जब आपका एथिकल डायमेंशन क्या है वर्कफोर्स इंक्लूजन में, इक्विटी एंड जस्टिस इंश्योर करना है, एम्पावरमेंट लाना है, ऑटोनॉमी देना है वुमेन को, सोसाइटी को रेस्पॉन्सिबल बनना है वुमेन के फेवर में, तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका मॉडल क्वेश्चन दिया गया है प्री प्लस मेंस के लिए, तो इसको आप एक बार पढ़ के फिर इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। तो क्या चैलेंजेस है, कल्चरल नॉर्म्स, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, वर्क लाइफ बैलेंस में दिक्कत आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके इनएडिक्वेट चाइल्ड केयर है, तो मेजर्स क्या लेने हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स लेने हैं, स्किल डेवलपमेंट करना है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी है, डिजिटल सोल्यूशन लाने हैं जैसे वर्क फ्रॉम होम जैसे कंसेप्ट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कंसेप्ट जिसमें घर में बैठे ही पढ़ाई की जा सकती है, स्किल लिया जा सकता है, काम किया जा सकता है। तो अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं और $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो उसमें हम 48% पॉपुलेशन को पीछे रख के नहीं आगे बढ़ सकते हैं। और जो SDG गोल 5 है वो भी जेंडर एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है। तो जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए जेंडर एम्पावरमेंट करना ज़रूरी रहेगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, ये IR के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इंडिया यूके टाइज सेट टू एक्सपैंड एंड डीपेन, सेज जयशंकर जी। तो इसमें अभी इंडिया यूके के बीच जो टॉक हुआ है उसी की वजह से क्या है, ये मुद्दा अभी न्यूज़ में आया है। तो इससे अभी क्या है, हमारा इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया यूके का जो रिलेशन है वो बहुत बीटर था आपके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो। बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन देखी जा सकती है, लेकिन हाल ही के समय में आप देखें तो रिलेशन हमारा अच्छा बनते दिख रहा है। तो स्पेशली आप देख सकते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है इंग्लैंड में। फॉर एग्जांपल आप ऋषि सुनाक जी को देख सकते हैं कि जो इंडियन मूल के व्यक्ति हैं वो यूके में हाईएस्ट ऑफिस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप डिफरेंट और डायमेंशंस भी देख सकते हैं, जैसे एजुकेशन के फील्ड में कैसे कोलैबोरेशन हो रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या किया जा रहा है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उनको इंडिया में कैंपस खोलने के लिए अलाउ किया जा रहा है। फिर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका नेगोशिएशन भी चल रहा है, ये फाइनलाइज नहीं हुआ है अभी तक। अगर फाइनलाइज होता है तो आपके ट्रेड के सेक्टर में भी क्या होगा, दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है वो बेहतर होगा। तो अभी जब भी आप रिलेशन देखेंगे ना किसी भी देश का, वो आपका इंडिया यूके हो या फिर इंडिया के साथ अलग कोई भी नेशन का हो, लगभग 200 देश है, तो 200 देश में आप किसी से भी रिलेशन हो तो उसमें हमें पहला देखना क्या ज़रूरी होता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या हिस्ट्री में कोई रिलेशन रहा है। जैसे इंडिया चाइना का अगर हम रिलेशन देखें तो हम एंशियंट हिस्ट्री में भी IR पढ़ सकते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में हम देखते हैं कि आपका चाइना के साथ हमारा रिलेशन था। वहाँ से जैसे आपका फाहियान हो गया, इत्सिंग हो गया, ह्यूएनसांग हो गया, ये जो भी स्कॉलर थे वो इंडिया आते थे, इंडिया विजिट करते थे और इंडिया से नॉलेज लेके जाते थे, इंडिया के बारे में लिखते थे, तो उससे एक रिलेशन के बारे में पता चलता है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको पहले देखना है, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि रिलेशन कैसे चालू हुआ था और उस समय कैसा था, हिस्टोरिकल समय में, एंशियंट समय में, मिडिएवल, मॉडर्न और आज के समय में, करेंट समय में। और करेंट समय में जो रिलेशन है उसके डिफरेंट कौन से फील्ड में रिलेशन है उसको देखना ज़रूरी हो जाता है। जैसे पहले तो डिप्लोमेटिक लेवल में देखा, फिर आपने इकोनॉमिक लेवल में देखा, फिर एनवायरनमेंट के लेवल में देखा, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल में देखा, डिफेंस के लेवल में देखा, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में आपने रिलेशन को एक्सप्लोर किया, एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन में रिलेशन को खोल के देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में हमें दिक्कत होती है कि हम कैसे डिफरेंट पॉइंट को लिखें, तो आपको टेम्पलेट सेट करना होगा, आपको डिफरेंट एस्पेक्ट को ध्यान में रखना होगा। उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप रिलेशन को अच्छी तरह से बारीकी से लिख सकेंगे, आपको कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ओके, तो इसी के साथ अब चैलेंजेस क्या क्या है रिलेशन में वो भी देखना ज़रूरी है। तो प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट देखा जाता है स्पेशली यूरोपियन नेशन में, तो इंग्लैंड भी उसी में से एक है कि आपके जो भी प्रो खालिस्तानी डेमोन्स्ट्रेटर है वो क्या करते हैं,
बहुत ही इजीली इंडिया के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं इन देशों में, और इनके अगेंस्ट एक्शन भी नहीं लिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा रिलेशन में आपका एक ट्रस्ट डेफिसिट आता है। तो इन चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी रहता है। ओके, तो जो भी फिर आपका यूरोप के साथ जब भी रिलेशन हम रखते हैं, स्पेशली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, तो इमिग्रेशन जो पॉलिसी है यूरोपियन नेशन में वो स्ट्रिक्ट है। फिर आपके जो एनवायरनमेंट को लेके जो पॉलिसीज़ है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसके वजह से आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत कार्बन टैक्स लगाया जाता है इंडियन प्रोडक्ट्स में। तो उसमें क्या होता है, आपका हमारा जो प्रोडक्ट का कम्पिटेटिवनेस है वो ख़त्म हो जाता है इन मार्केट्स में। तो ये सभी चैलेंजेस हैं, तो इन चैलेंजेस को भी हमें ध्यान रखना होगा। ओके, तो बाकी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड कैसे इंश्योर किया जा रहा है वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में टॉक चल रहा है, डायरेक्ट फ्लाइट एंड कनेक्टिविटी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में यूके की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में खोली जा रही है, उनके कैंपस खोले जा रहे हैं। फिर डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन है, तो इंडियन डायस्पोरा बहुत सारी है जो डिफरेंट वर्ल्ड के, सिर्फ यूके में ही डिफरेंट पार्ट्स में वर्क कर रही है। तो ये क्या दर्शाती है, इंडिया का सॉफ्ट पावर को दर्शाती है। तो इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। फिर हम टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, एआई में, रिन्यूएबल एनर्जी में, साइबर सिक्योरिटी में। और बाकी चैलेंजेस क्या है, इमिग्रेशन पॉलिसी एक चैलेंज है। फिर आपका खालिस्तानी जो प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट है वो एक चैलेंज है। फिर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक चैलेंज के तौर पे उभर रहा है। ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी रहती है, तो सभी चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल भी अगेन आईआर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसमें इंडिया और आयरलैंड का रिलेशन के बारे में बात किया गया है। तो इंडिया एंड आयरलैंड टू सेटअप अ जॉइंट पैनल ऑन इकोनॉमिक इश्यूज़। तो इकोनॉमिक इश्यूज़ में क्या है, एक जॉइंट पैनल सेटअप किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। और ये एक्चुअली इसमें खाली इकोनॉमिक एंगल ही दिखाया गया है, लेकिन अब जब ये टॉपिक न्यूज़ में आया है तो हमने इसको कवर किया है और इसके डिफरेंट जो हिस्टोरिकल कनेक्शंस है, क्योंकि बोथ नेशन क्या है, आपके कॉलोनियल हिस्ट्री दोनों के हैं अंडर ब्रिटिश एम्पायर। और जैसे आप एनी बेसांत जी को देख सकती है, जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे होम रूल लीग मूवमेंट हो या फिर कांग्रेस में उनका लीडरशिप हो, ये सभी चीज़ों को हमें देखना होता है। तो आप जब हिस्ट्री से चीज़ों को उठाएंगे तो चीज़ें समझने में और आसान रहेगी। और इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडिया ईयू पार्टनरशिप, क्योंकि ईयू में आयरलैंड भी एक मेंबर है, तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस हमारा क्या है, ओके, और पास्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें दिया गया है। तो पास्ट में आपको आयरलैंड रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया गया है, यूरोपियन यूनियन रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो इससे क्या है, हमने अभी इसमें यूरोपियन यूनियन भी कवर किया है, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं इसमें। ओके, फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बात करता है कि कैसे हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में आप देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक, फिर आपके हेलीकॉप्टर से अटैक, ये सभी चीज़ें देखी गई हैं, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर में, और फिर आपके इसराइल और पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट में। तो इसीलिए इंडिया को भी अपना डिफेंस, स्पेशली एयर डिफेंस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को एज ए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसमें अभी हम इसके लिए कितना कोशिश कर रहे हैं, डीआरडीओ कौन से आपके शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रही हैं, और रसिया से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें एक मॉडल क्वेश्चन दिया गया है, इसी में सारी चीज़ें इसमें समेटी गई हैं। तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। तो जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस होता है ये क्या करता है, आपका ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट, इनको टारगेट करता है ताकि इनके अटैक से बचा जा सके। तो इसमें अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसमें दिया गया है कि रिसेंटली जो ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वार है उसमें ये चीज़ें देखी गई है कि यूक्रेन का जो आपका शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है उसने कैसे यूक्रेन को प्रोटेक्शन दिया है। और इंडिया का बॉर्डर भी फ्रेजाइल है बिकॉज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, तो हमें भी इन जो चीज़ें हैं, आपका शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, इनको डेवलप करना ज़रूरी हो जाता है। और इसमें अभी चैलेंजेस क्या क्या है, तो हम ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑन इम्पोर्ट फॉर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस
सिस्टम के लिए। इसमें डिलीवरी डिलेस देखी जाती है। फिर स्लो इंडिजनाइजेशन है, जिसमें हमारा DRDO जो भी आपका शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस डेवलप कर रहा है उसमें आपका डिले हो रहा है। फिर बजट का कंस्ट्रेंट है कि अगर डिफेंस में ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया तो अलग जो नेशनल प्रायोरिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो अभी हमें मेजर्स क्या लेने हैं? इंडिजिनाइजेशन में फोकस करना है, प्रोक्योरमेंट को स्ट्रीमलाइन करना है और एक्सपांड करना है जॉइंट वेंचर को, कि डिफरेंट नेशन के साथ हम जॉइंट वेंचर करें ताकि हम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर सकें और डिफरेंट जो इक्विपमेंट है उनको डेवलप कर सकें। तो इन फ्यूचर डिफेंस के लिहाज से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रह सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट आपका हीट रिलेटेड डेथ। तो जो हीट वेव का प्रॉब्लम है, जो स्पेशली समर में देखा जाता है, जून जुलाई के महीने में ये बहुत ही आपका ग्रीम रहता है सिचुएशन। तो अभी इसमें पहले तो आपको डेफिनेशन जानना है। तो IMD का क्या डेफिनेशन है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अगर 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? हीट वेव कह सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है आपका, स्पेशली जो अर्बन सेंटर्स है उसमें हीट वेव ज़्यादा देखा जाता है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। और इसके वजह से क्या होता है, आपका बहुत सारा डेथ भी देखा जाता है। तो 2022 में 536 हीट वेव्स डेज देखे गए थे। हीट वेव डेज मतलब एक दिन में आपके 4-5 हीट वेव वैसे देखे जा सकते हैं। और ये लास्ट 14 सालों में सबसे ज़्यादा है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और इसका इम्पैक्ट क्या है? हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है। हीट एग्जॉशन हो सकता है, फिर आपका हीट स्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और इसके वजह से डेथ भी हो सकता है। फिर लाइवलीहुड के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली फार्मर्स के ऊपर, क्योंकि आपके साउथ वेस्ट मानसून जिस समय आता है उसी समय ही आपके जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो खेती भी उस समय होता है, गर्मी भी उस समय ही रहता है। तो इससे क्या होता है, आपके हीट वेव से फार्मर के ऊपर, फिर कंस्ट्रक्शन लेबरर्स के ऊपर, स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, इनके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो हीट वेव है ये डिज़ास्टर है। तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा। और अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा, अभी अर्बन एरियाज़ के क्या है, अर्बन हीट आइलैंड में तब्दील हो गई है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ हीट वेव। तो इन चीज़ों को कैसे टैकल किया जा सकता है? तो इसके सोशल इम्प्लीकेशन इसमें दिखाए गए हैं कि आपके हीट रिलेटेड डेथ और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन से है, जो ओल्ड एडल्ट्स है, ओल्डर एडल्ट्स, चिल्ड्रन हैं, तो ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है। इसके साथ आपका लिंक टू सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो लोग सोशियो इकोनॉमिकली वल्नरेबल पोजीशन में है उनको हीट वेव का इम्पैक्ट उनके ऊपर ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो AC चला लेंगे, कूलर में बैठ जाएंगे, आराम से काम करेंगे। लेकिन जो लेबरर है, जो फार्मर है, उनको ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ता है बिकॉज ऑफ हीट वेव। तो हीट वेव रिलेटेड भी क्वेश्चन आप इन फ्यूचर देख सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव और मेजर्स क्या है? हीट एक्शन प्लान, नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। फिर इसमें रोल ऑफ IMD क्या है, हेल्थ डेटा कलेक्शन में कौन सी दिक्कतें हैं। तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाती हैं। तो आपका क्या करना है, नीड ऑफ द आवर क्या है? बेटर डेटा कलेक्शन है, अर्बन पॉलिसी प्लानिंग करनी है, जिसमें आपके अर्बन एरिया में ग्रीनरी को प्रमोट करना है, ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है, पार्क्स बनाने हैं, वाटर बॉडीज़ को प्रिजर्व करना है। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। वर्कफोर्स प्रोटेक्शन के लिए आप जिस समय पीक आवर होता है उस समय वर्कर्स को रेस्ट दिया जाना चाहिए। कूलिंग सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, हाइड्रेशन स्टेशन बनाए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को इंश्योर करके हीट वेव से मुकाबला किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो बाकी सभी चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन की गई हैं। और डिज़ास्टर कैसे प्रिपेयर्डनेस या रेस्पॉन्स दे सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम ले सकते हैं ताकि अवेयरनेस को फैलाया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके। और चैलेंजेस क्या है? लेक ऑफ डेटा, डेटा कम है कि कितने डेथ हुए, इन सब चीज़ों का जो डेटा है वो लैकिंग है, प्रॉपर डेटा कलेक्शन नहीं है, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट देखा जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमें आपके चैलेंजेस में लिखनी होंगी।
और वे फॉरवर्ड में आप देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्ट करना है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्ट्रेंथन करना है हेल्थ सर्विलेंस को, फिर आपका अडॉप्ट करना है रेजिलियंट हाउसिंग सोल्यूशन को, ताकि सभी को अफोर्डेबल हाउसिंग दिया जा सके और बेटर हाउसिंग दिया जा सके, जिससे हीट वेव का जो चैलेंज है उसको टैकल किया जा सकता है। तो इसमें केस स्टडी भी दिया गया है अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान को लेके, और इसी के साथ ये मॉडल आंसर है मॉडल क्वेश्चन का, तो ये भी देख लीजिएगा, इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इनका जो असेसमेंट रिपोर्ट होता है उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो पहले तो इसमें आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से IPCC है क्या, ये यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है जिसको 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये क्या करता है डिफरेंट जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनका जो भी रिसर्च होता है उसको कंपाइल करके आपका असेसमेंट रिपोर्ट बनाता है। और उस असेसमेंट रिपोर्ट का काम किस में आता है, आपका जो हमारा कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो हर साल आपका कंडक्ट करवाया जाता है डिफरेंट नेशन में। तो उसमें अभी कोई भी पॉलिसी अगर डिसीजन लेना है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, तो उसके लिए प्रॉपर डेटा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रॉपर डेटा हमें कहाँ मिलता है, IPCC का जो भी असेसमेंट रिपोर्ट होता है। और IPCC खुद से सर्वे कंडक्ट नहीं करवाती है, ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंट एजेंसीज जो सर्वे करती है उस डेटा को कंपाइल करके IPCC असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है, और उस असेसमेंट रिपोर्ट से आपका कॉप का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में सभी चीज़ें डिस्कस की जाती है, और उसके बाद उन जो असेसमेंट रिपोर्ट होता है उनका इस्तेमाल किया जाता है बाय डिफरेंट नेशंस, ताकि नेशनल लेवल में बेटर पॉलिसी मेकिंग किया जा सके, ताकि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, उन चीज़ों को टैकल किया जा सके। तो जैसे आप देख सकते हैं जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था उसमें जो भी डेटा दर्शाया गया कि हमारा जो वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना है। तो ये जो भी डेटा है, जो भी कलेक्शन की गई है, जो भी असेसमेंट किया गया है, ये IPCC के तहत ही किया गया है। तो इन फ्यूचर क्या है, आपका IPCC के ऊपर सीधा सीधा मेंस क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ही कम है, लेकिन जब भी कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एफर्ट के बारे में पूछा जाता है तब आप IPCC का असेसमेंट रिपोर्ट का कॉप में इस्तेमाल, फिर नेशनल लेवल में पॉलिसी डिटर्मिनेशन में इसका इस्तेमाल, ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग IPCC कब फॉर्म हुआ, ये UN का स्पेशलाइज बॉडी है, इसका अभी कौन सा असेसमेंट रिपोर्ट चल रहा है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट चल रहा है, और नेक्स्ट जो असेसमेंट 7th असेसमेंट रिपोर्ट है वो 23 से लेकर 29 तक चलेगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे इसमें कहा गया है कि द IPCC assesses साइंटिफिक नॉलेज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। IPCC एसेस करती है बट डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च, लेकिन खुद का रिसर्च कंडक्ट नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा मेंशन किया जाएगा कि IPCC अपना खुद का रिसर्च कंडक्ट करती है, तब आपका अगर आप इसको सही टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। तो ये सभी चीज़ों में आपको बारीकी से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के क्वेश्चन में। बाकी आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आपके रिगार्डिंग डॉल्फिन सर्वे के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग हमने लास्ट 2-4 दिन पहले ही इसके बारे में आर्टिकल कवर किया था, तो वही आर्टिकल फिर से आया, तो जो भी चीज़ें थी फिर से इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो आपका जो रिवर डॉल्फिन है, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, तो ये गंगा में, फिर गंगा के ट्रिब्यूटरी में, ब्रह्मपुत्र मेन स्ट्रीम में, फिर ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी में पाया जाता है, और इसी के साथ इंडस रिवर सिस्टम में भी ये पाया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, इन फ्यूचर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ डिटेक्ट किया गया है या सर्वे किया गया है, यूपी में, और सबसे कम राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड पंजाब में। आसाम में कितना है, 635। तो APSC के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, BPSC के लिहाज से आपका 2220 डॉल्फिन। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी हो जाती है, और इसी के साथ आपके डॉल्फिन इस प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है,
तो जब सर्वे करेंगे तो ही पता चलेगा कि पॉपुलेशन कम रहा है या आपका बढ़ रहा है। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट फर्दर एक्शन ले पाएंगी। तो फोकस क्या है इन सर्वे का कि डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करना है, उनका हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, लॉन्ग टर्म इनका कंजर्वेशन करना है, कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो ओवरऑल ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर आपको जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज ले रही है वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसका कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है अंडर IUCN रेड लिस्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो IUCN के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि IUCN कब फॉर्म हुआ था। ओके, और IUCN का जो रेड डेटा बुक लिस्ट है उसमें जो भी एनिमल्स है उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको हर एनिमल का रेड डेटा लिस्ट में चेक नहीं करना है कि वो वल्नरेबल है या क्रिटिकली वल्नरेबल है या एंडेंजर्ड है। आपको बस वही चीज़ें देखनी है जो न्यूज़ में आ रही हैं, क्योंकि जो न्यूज़ में बनी हुई है वो आ सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वाई हैज़ इंडिया प्रॉमिस टू बाय मोर US ऑयल। तो हाल ही में जब हमारे PM साहब ने US का दौरा किया था तभी ये चर्चे में आया था कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल और नेचुरल गैस खरीदने वाला है USA से। तो अभी ये टॉपिक एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लगभग हमारा देश का 88% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट नेशन से। तो इसमें अभी हाल फिलहाल में तो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं रशिया से, लगभग 40% इसमें मेंशन किया हुआ है। 40% हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं और हम डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस करते हैं, ओनली 13%, बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो भी डेटा है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी मेंस के लिए एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो मैक्सिमम अभी 24 में मैक्सिमम ऑयल हमारा इंपोर्ट हुआ है रशिया से। और ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो हम जो वेस्ट एशियन नेशंस हैं लाइक सऊदी अरेबिया, इराक, UAE, इनसे अपना ऑयल इंपोर्ट करते आए हैं। और जो आपका नेचुरल गैस होता है वो हम कतर, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों से इंपोर्ट करते हैं और लगभग 50% तक हम इंपोर्ट करते हैं और 50% हमारा डोमेस्टिक आपका प्रोडक्शन है। तो इन चीज़ों का आपका एग्ज़ाम में इस्तेमाल रहेगा। और इसी के साथ आपका ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन ला सकते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो रिन्यूएबल एनर्जी का जो ट्रांजिशन है उसको भी इसमें दिखाया गया है। तो एक तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरा हम बाई 2047 पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, पहला बात तो ये है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रहा है। दूसरा, बाई 2047 हम विकसित भारत बनना चाहते हैं और विकसित भारत बनने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन इंश्योर करना होगा, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए अभी हमें डिफरेंट सोर्स में रिलाई करना होता है। और ये भी एक मुद्दा है कि बाई 2070 हम नेट ज़ीरो भी बनना चाहते हैं कि हमारा जो इमिशन है वो नेट ज़ीरो हो जाए। तो उसके लिए हमें फिर रिन्यूएबल एनर्जी को भी पुश करना पड़ेगा और उसमें हमारा पंचामृत स्ट्रैटेजी भी है जिसमें 5 गोल है और उस एक गोल में हमारा जो आपका एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी पुश है, वो 500 गीगावाट आएगा नॉन फॉसिल फ्यूल से बाय 2030। तो इसके लिए हमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स को भी ढूंढना होगा, जैसे एथेनॉल, फिर आपके बायोगैस, बायोडीजल, इन सभी को एक्सप्लोर करना होगा। एक्सप्लोर किया जा रहा है और ज़्यादा एक्सप्लोर करना होगा। तो ये सभी चीज़ें इन फ्यूचर पूछी जा सकती है। ये जो भी हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है वाई आर इंडियन फार्म्स रेसिंग टू बिल्ड लोकल AI। तो हाल ही में कल का शायद ये कल डिस्कस किया था हमने कि आपका जो AI कोशा है उसको डेवलप किया गया है। तो AI कोशा में क्या किया जाएगा, जो नॉन पर्सनल डेटा है डिफरेंट मिनिस्ट्री से कलेक्ट किए जाएंगे और उससे आपका जो हमारा AI डेवलप होगा उसमें ये डाटा को इंटीग्रेट किया जाएगा और इस डेटा से हम क्या कर पाएंगे, इन डेटा को एजुकेशन के फील्ड में, गवर्नेंस के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एनवायरनमेंट के फील्ड में इस्तेमाल कर पाएंगे। और जब लोकल AI डेवलप होगा
तो उससे क्या है, हमारा देश का जो सोवरेनिटी है वो इंटैक्ट रहेगा और हम एक वल्नरेबल पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो अभी हमें अगर विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो हमें जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है उनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के सेक्टर में इंडिया आपके टॉप 10 नेशन के अंदर है और हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट की वजह से ही हम बहुत अच्छा फॉरेन जो अर्निंग है, फॉरेन करेंसी का अर्निंग कर पाते हैं, और हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको बैलेंस किया जा सक रहा है अभी तक। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है एआई डेवलपमेंट में? सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। तो हार्डवेयर के सेक्टर में सेल्फ रिलायंट पाने के लिए सेमीकंडक्टर प्लांट बिठाए जा रहे हैं, स्पेशली आसाम में, गुजरात में, ताकि हम एआई के लिए जो भी चिप हमें चाहिए वो हम डेवलप कर सकें, जो भी हार्डवेयर चाहिए वो हम डेवलप कर सकें, और हम ज़्यादा रिलाई ना करें वेस्टर्न नेशन के ऊपर। तो ये हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से, हमारी सॉवरेनिटी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से भी आपके क्या है, ठीक नहीं रहता है अगर हम दूसरे देशों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, स्पेशली वेस्टर्न नेशन में, उसमें भी आपका यूएसए के ऊपर, और इधर एशिया में देखा जाए तो चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना भी क्या है एआई में अभी बहुत सफलता हासिल कर रहा है, इवन यूएसए को भी चैलेंज कर रहा है, जैसे कि हमने डीप सीक का डेवलपमेंट के बारे में देखा था। तो ये सभी मुद्दे इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो इंडिजीनियस एआई डेवलपमेंट हुआ तो उसका कैसे हमारे गवर्नेंस में, हेल्थ में, फिर इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो जो बायस्ड एआई सिस्टम होता है, वेस्टर्न एआई क्या होते हैं, बायस्ड होते हैं हमारे कल्चर को लेके, तो वो बायसनेस लोकल एआई से हटा दिया जा सकता है। फिर एआई सेफ्टी भी इंश्योर किया जा सकेगा अगर लोकल एआई डेवलप हुआ तो, और लोकल एआई डेवलप हुआ तो सोशल गुड भी इंश्योर किया जा सकेगा। सोसाइटी में हर तबके के लोगों को आपका एआई का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जा सकेगा इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक सर्विसेज। तो इसीलिए लोकल एआई डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एंटी गवर्नमेंट एजेंसी। तो इसमें जो डॉज डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, जो यूएसए में हाल ही में आपका 20 जनवरी में जब ट्रम्प साहब ने ऑफिस संभाला तभी इसको अप्रूव कर दिया, और ये डिपार्टमेंट डोनाल्ड साहब ने अपने एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर ही रखा है। तो अभी ये डॉज डिपार्टमेंट को बनाया क्यों गया है? स्पेशली जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए, और जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको कट करने के लिए। और डॉज डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है आपका एलोन मस्क साहब को। तो इससे अभी इसमें मुद्दा क्या है कि डॉज डिपार्टमेंट क्या कर रही है, जो आपके यूएसए में सोशल बेनिफिट स्कीम है उसको, उसमें जो खर्च है उसको कट कर रही है, फिर जो स्टाफ है उसको रिड्यूस कर रही है, डिफरेंट जो एजेंसी है उसको डिसमेंटल कर रही है, बजट कट हो रहा है, फिर डेटा का जो एक्सेस है वो प्राइवेट सेक्टर को जा रहा है। तो इससे क्या है, ये पता चलता है कि एक तो आपका जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसमें आपका हैम्पर हो रहा है, डेमोक्रेसी में हैम्पर हो रहा है, और प्राइवेट जो प्लेयर्स है उनका आपका जो इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट के ऊपर वो बढ़ रहा है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है, स्पेशली यूएस जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए। उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर क्या है, डॉज रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल गवर्नमेंट इफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, ओके, वेलफेयर पॉलिटिक्स, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आप डॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। और प्लस आपका डॉज के ऊपर प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है, तो उस हिसाब से आप इस आर्टिकल को देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट टीबी एलिमिनेशन के बारे में। तो हमारा जो टीबी एलिमिनेशन का टारगेट था वो था बाय 2025, और टीबी को लेके एक चिंता का विषय क्यों है कि वर्ल्ड का जितना टोटल टीबी है उसका 25% टीबी इंडिया में है, और हाल ही में क्या है, जो टीबी के केसेस है वो लगभग ईयर ऑन ईयर 50,000 से बढ़ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय बन रहा है कि टीबी एलिमिनेट करने के लिए अगर हम जो भी केसेस हमें पहला तो जो केस डिटेक्ट होना चाहिए उसके लिए जो डायग्नोसिस होना चाहिए उसमें हमारी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो प्रॉपर जो मशीन है, एक्सरे है, वो प्रॉपरली नहीं है, जितने क्वांटिटी में चाहिए उतने क्वांटिटी में नहीं है, इससे प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हो पा रहा है। और जब स्क्रीनिंग नहीं हो पा रहा है, जो एसिम्प्टोमेटिक टीबी है, मतलब जिनके अंदर टीबी है लेकिन कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, टीबी को दूसरे
में फैला सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो उसको लेके ये पूरा मुद्दा डिस्कशन में आया है। एक तो कोविड की वजह से जो टारगेट था वो अभी अचीव नहीं किया जा सकेगा बाय 2025, और अभी जो हाल है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हम नेक्स्ट टारगेट हमारा 2030 रखना पड़ेगा टू एलिमिनेट टीबी कम्प्लीटली। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। टीबी एलिमिनेशन को लेके डिफरेंट प्रोग्राम लिए गए हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि टीबी का केसेस लगातार बढ़ते जा रहा है, और जो प्रॉपर स्क्रीनिंग है वो नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लग पा रहा है, जबकि पूरा फैसिलिटीज़ जो या फिर जो टीबी है उसको सिर्फ डॉट्स से ही ठीक किया जा सकता है। तो इसीलिए ये मुद्दा इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। तो सभी चीज़ें इसमें बारीकी से मेंशन की गई है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए अलविदा।